नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि यूपीएसआई का ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है और उसकी वैकेंसी आ गई है, तो उसी विषय में ये वीडियो है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आवेदन की प्रक्रिया के बारे में, कि फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर से भरने हैं, लगाने हैं, स्कैन करने हैं या कैसे करने हैं, हस्ताक्षर के बारे में ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ब्लैक से करते हैं, बहुत सारे ब्लू से करते हैं। तो नोटिफिकेशन में जो लिखा है मैं वो बताऊंगा आपको, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। और फोटो आपको प्रिंट करके आपको स्कैन करना है या आपको लाइव फोटो खिंचवाना है, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास लेता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी अन्य टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब अपनी हम किसी और टॉपिक पे जाए बगैर अपनी इस क्लास में समझते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। देखो, सभी बच्चों को बताना जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि बच्चों ने जो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वे सब परिवार का सदस्य हैं, तो उनके लिए ये जिम्मेदारी है कि उन्हें मैं ये बताऊं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उन्हें पता नहीं होता है, और साइबर कैफे वाले को भी पता नहीं होता खास करके, क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं, बस बात खत्म। तो आप ये वीडियो प्लीज़ पहले ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखो, जो नोटिफिकेशन में है उसके आधार पे हम चलेंगे, ना कि किसी ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, किसी और ने क्या कहा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उसी के आधार पर फॉर्म भरेंगे। पहले हम इस नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए, पहले आप ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसमें दे रखा है। आप इसे देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अब आप बहुत ध्यान से सुने, भले ही देखो आप 5-10 मिनट की वीडियो है, आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट दे रखा है, मैं बहुत समझा के पढ़ूंगा आपको, कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना ओटीआर पर पंजीकरण कराएं। यानी कि आपने आई थिंक ओटीआर करा ही लिया होगा, और कोई प्रॉब्लम आ रही है ना ओटीआर में, तो आप इसी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तत्पश्चात यानी ओटीआर के पश्चात अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र पूरा वितरण विवरण के साथ भरकर जमा करें। यानी पहले ओटीआर कराएं, उसके बाद अपना फॉर्म भरें। आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के उपरांत ऑनलाइन शुल्क जमा का भुगतान करेंगे। यानी कि उसके बाद आप अपना ऑनलाइन जो शुल्क होगा उसका भुगतान करेंगे। सेकंड पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। यानी कि ऑनलाइन की जो आवेदन प्रक्रिया है वो 2 चरणों में होगी। ध्यान से सुने, बहुत ज्यादा मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा आपको। पहले प्रत्येक अभ्यर्थियों को ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। तत्पश्चात ही वह अभ्यर्थी यूपीपीआर पीवी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित ऑनलाइन उपलब्ध विभिन्न भर्तियों के आवेदन पत्र को भर पाएगा। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए जनहित में अभ्यर्थी की पहचान आदि के सत्यापन हेतु आधार आधारित ओटीपी यानी कि आप समझ सकते हैं प्रमाणीकरण का प्रयोग किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के आवेदन से लेकर विभिन्न चरणों में किसी भी असुविधा से बचने हेतु सभी अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड डेटा एवं उसमें पंजीकृत मोबाइल नंबर अवश्य अपडेट करा दें। अपडेट कराने संबंधी सूचना आपको देख सकते हैं यहाँ पर अपना प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र के प्रारूप को भर जाने हेतु निर्देशों को भली भांति समझ लें, तदनुसार आवेदन करें। देखो, भर्ती बोर्ड की साइट से भी लिखा गया है, तो अब आप बहुत ध्यान से सुने। पॉइंट 5 में लिखा है ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में पंजीकरण। अभ्यर्थी हेतु ओटीआर पंजीकरण करने हेतु सभी चरण अनिवार्य है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट दे रखी है पर जाकर आवेदन करें। लिंक पर क्लिक करें। आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को प्रथम बार में अपना ओटीआर पंजीकरण करना आवश्यक है। प्रथम बार पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी के पास निम्न विवरण होना आवश्यक है। यूनिक ईमेल आईडी, यूनिक मोबाइल नंबर यानी कि पर्सनल आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, और ईमेल आईडी। जनरली आजकल सभी बच्चों की ईमेल आईडी भी होती है और फोन नंबर भी पर्सनली होता है। ओटीआर हेतु प्रयुक्त ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय होंगे, यानी कि वे परिवर्तन नहीं किए जा सकेंगे। तो आप इस लाइन को बहुत ध्यान से समझें। सत्यापन हेतु डिजी लॉकर अकाउंट। सेकंड, सत्यापन
के उपरांत अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरणों को भरेगा। पंजीकरण के आखिरी चरण में अभ्यर्थी पासवर्ड बनाएगा एवं कैप्चा के जरिए पंजीकरण की कार्यवाही को पूर्ण करेगा। मैंने देखो आपको ओटीआर की प्रॉब्लम भी बता दी, जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है वो यहां से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन। अब आप बहुत ध्यान से सुने। ऐसा मान लीजिए अब आपका ओटीआर हो गया है, अगर आपने इस तरीके से समझ लिया है तो भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन। नंबर एक बार पंजीकरण के उपरांत अभ्यर्थी पुनः उपरोक्त लिंक पर क्लिक कर अपने पंजीकरण विवरण यानी कि लॉगिन आईडी एवं कैंडिडेट पंजीकरण विवरण से लॉगिन कर उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी लॉगिन निम्न माध्यम से कर सकते हैं: अकाउंट आईडी या पासवर्ड अथवा आधार अथवा डिजी लॉकर। अभ्यर्थी नियमावली विज्ञप्ति का अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को भरें। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। बहुत सारे बच्चे बाकी कमेंट में बता के जाएंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। सेकंड, अभ्यर्थी नियमावली या विज्ञप्ति का अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को भरें। थर्ड, अभ्यर्थी यदि अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त आवेदन पत्र भरते हैं तो उस दशा में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवा में हैं उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र भरने के उपरांत अभ्यर्थी को भुगतान करना होगा। विज्ञप्ति बिंदु संख्या 5.10 पर दे रखा है। पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि भरे हुए आवेदन पत्र का एक बार अवलोकन अवश्य कर लें। यानी कि जैसा कि आप पहले एक बार फॉर्म भर लें, सबमिट करने से पहले आप सारी डिटेल को एक बार चेक कर लें खुद पर्सनली तौर पे। ऐसा ना हो कि साइबर कैफे वाले को आप कह दें, तो वो गलत भी हो सकता है। अर्थात आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने हेतु प्रीव्यू अवश्य कर लें एवं उसकी एक प्रति प्रिंट कर लें, अभ्यर्थी को सुविधा होगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक बार पंजीकरण एवं आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अंतिम आवेदन पत्र ही स्वीकार्य होगा। ठीक है। अब देखो, फोटो से रिलेटेड जो बच्चों के डाउट हो सकते हैं वो ये कि आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों की रियल टाइम यानी कि लाइव फोटोग्राफ ली जाएगी, यानी कि आपके वेबकैम के द्वारा ही फोटो रियल टाइम यानी कि लाइव फोटो ली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी साइबर कैफे वाले से करवा दें और वो पता ना कहाँ पे चिपका दें। तो रियल टाइम फोटोग्राफ की शर्तें, रियल टाइम फोटोग्राफ हेतु वेब कैमरा या अन्य कोई उपकरण जो आवेदन पत्र भरने के दौरान रियल टाइम फोटोग्राफ ले सके। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने घर से फोन से दिलवा दे कि आप घर से फोटो लेकर दे दें, तो वो आपको पागल बना रहा है, बस ऐसा समझ लेना। रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड के दौरान यदि अभ्यर्थी टोपी पहनकर फोटोग्राफ अपलोड करेगा तो फोटो स्वीकार नहीं होगा। टोपी पहन करके, कैप पहन करके, ये सब नहीं। रियल टाइम फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थियों का चेहरा अन्य किसी भी चीज से ढका ना हो, स्कार्फ आदि वगैरह, जिसमें लिखा देखो मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण इत्यादि से ढका नहीं होना चाहिए। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आंखों पर चश्मा धारण किया जाता है। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके द्वारा आंखें पर चश्मा पहना जाता है। उन अभ्यर्थियों को फोटोग्राफ लेते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि रियल टाइम फोटोग्राफ पर चश्मा के ऊपर कोई प्रतिबिंब या रोशनी ना पड़े चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यानी कि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि चश्मा लगाए हुए होते हैं और स्क्रीन की लाइट उस पर पड़ रही होती है तो रिफ्लेक्शन होता है, जिससे कि आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि रोशनी ना पड़े, अर्थात अभ्यर्थी की आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। नेक्स्ट, रियल या धुंधली, ब्लर या धुंधली नहीं होनी चाहिए। यानी रियल टाइम फोटोग्राफ ब्लर या धुंधली नहीं होनी चाहिए। रियल टाइम फोटोग्राफ पर अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए आपके जितने भी हैं। नेक्स्ट है, रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड करते समय अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की वर्दी को धारित नहीं करेगा। देखो, वर्दी धारण करके नहीं खिंचवाने आपको फोटो। धारित वर्दी की दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिखित
परीक्षा सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थियों को कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये बात आप पेपर तक याद रख लें और फिजिकल मेडिकल तक पास हो जाएंगे तो वर्दी आपकी, फिर आप कितना ही पहन सकते हैं। यदि अभ्यर्थी की रियल टाइम, और आप फिर थक जाएंगे वर्दी पहनते पहनते, यदि अभ्यर्थी की रियल टाइम फोटोग्राफ का आधार फोटोग्राफ से मैच नहीं होता है तो अभ्यर्थी को इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र में घोषणा भरना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा आधार नहीं दिया गया है तथा किसी अन्य निर्धारित सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन किया गया है तो उसे आवेदन पत्र में निर्धारित स्वयं घोषणा पत्र भरना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हस्ताक्षर। बहुत सारे बच्चे ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, अब जो इसमें लिखा है मैं वो बताऊंगा आपको। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को अपना हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर अपलोड करने की शर्तें दे रखी हैं। आवेदक को सफेद कागज पर काले स्याही वाले पेन से सिग्नेचर करने होंगे, यानी कि ब्लैक पेन से। आवेदक को सफेद कागज पर, लाइनें नहीं होनी चाहिए कागज पर, ठीक है। आवेदक को सफेद कागज पर काले स्याही वाले पेन से सिग्नेचर होनी चाहिए। बाकी ये काम जो है वो आपका साइबर कैफे वाला खुद कर लेगा या आप खुद कर लेंगे। हस्ताक्षर रनिंग लेटर में होने चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं। रनिंग लेटर में कैसे होते हैं आप लोग जानते होंगे, रनिंग लेटर में होनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। आकार इसका दे रखा है, फाइल का साइज भी दे रखा है, और हस्ताक्षर केवल आवेदक का ही होना चाहिए, किसी और का नहीं, ठीक है। अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि पदों की वरीयता का चयन अभ्यर्थी द्वारा उस उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों हेतु निम्न विकल्पों में से उनके पात्रता के अनुसार उपलब्ध विकल्पों में से वरीयता का चयन करना होगा। देखो, अब आपको फॉर्म भर के यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको वरीयता देनी होगी, जो भी आपकी चॉइस होगी। मैं इसमें आपको कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जो चाहें वो भर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थी हेतु वरीयता का विकल्प दे रखा है एबीसी करके, और महिला के लिए एबी। तो आपको जो पसंद हो, देखो मैं बताऊं पसंद करने का तरीका है। अच्छा, पहले आप देखो, ऐसा तो है नहीं कि आपको 1-2 दिन की बात है, अगर नौकरी लग जाती है तो पूरे जीवन भर की बात होती है। तो आप सभी उनके काम यूट्यूब पर डाल के देख सकते हैं, या अगर आपका कोई दोस्त, फ्रेंड या कोई सर्कल रिलेटिव हो कोई, तो उसमें आप जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये कि प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध विकल्पों के सापेक्ष वरीयता का चयन करना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप सभी को बताया। अब इसके आगे जो है ऑनलाइन आवेदन शुल्क की बात की गई है, इसके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे। और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अब आपको इसमें बताता हूँ कि शैक्षणिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों की अपलोडिंग, जो अब आप बहुत ध्यान से सुने, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, डिजी लॉकर, ठीक है, डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना। नंबर 1 पॉइंट पे दे रखा है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी, मूल निवास संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हों उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर आपके उपलब्ध हैं वो डिजी लॉकर के माध्यम से करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध न हो उनकी प्रति यानी कि फोटोस्टेट स्कैन कर अपलोड करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अभ्यर्थीगण को निर्देश दिए जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाए। ताकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किया जाता है तो उसके द्वारा अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायित्व होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो भरा है साइबर कैफे वाले से भरा तो साइबर कैफे वाला जिम्मेदार होगा, नहीं, आपने भरा है आपको माना जाएगा, आप उसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे, ठीक है। ये वीडियो देखो मैंने विशेष तरीके से बनाई है इसके आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के। अब भी इसके बाद भी डाउट हो तो बता सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का यहां देख सकते हैं आप, यदि किसी अभ्यर्थी का
आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है तो वे आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, आपको बहुत ध्यान से भरना है फॉर्म, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायित्व होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण यानी कि पूरा नहीं भरा गया, दोषपूर्ण यानी कि त्रुटि या अयथार्थ सूचना से युक्त है तो आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए जिम्मेदार केवल आप होंगे। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक के पास यथा लागू समस्त अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता, अधिगामी अर्हता, आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी अभिलेख प्रमाण पत्र होने आवश्यक है। अभ्यर्थियों को उक्त अभिलेख प्रमाण पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। अपलोड किए गए अभिलेखों प्रमाण पत्र के सापेक्षी समीक्षा की कार्रवाई की जाएगी। अपलोड किए गए अभिलेखों या प्रमाण पत्र के इतर अन्य अभिलेखों प्रमाण पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि दे रखी है आपको 11/9/2025 के पश्चात कोई प्रमाण पत्र या अभिलेख स्वीकार नहीं होगा। नेक्स्ट जो दे रखा है कि आवेदन शुल्क जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में भरी गई सूचना में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा किए जाने के पश्चात आवेदन पत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है या मुझसे कोई डाउट रह जाता है या नोटिस का कोई पॉइंट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई भी अगर आपको सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म अप्लाई करने से पहले प्लीज़ इसे जरूर पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।